नमस्कार, फॉर्मूला गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। फॉर्मूला गुरु में हर हफ्ते हम एक नई थीम के साथ आते हैं जिससे आपका पोर्टफोलियो न सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि उसमें उत्तरोत्तर लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती रहे। और इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं न्यू एज टेक स्टॉक्स की। आखिर में न्यू एज स्टॉक्स में आई रिकवरी के पीछे कारण क्या है? पेटीएम, जोमैटो, पीबी फिनटेक, नायका के शेयरों में अभी कितनी तेजी बाकी है? न्यू एज टेक कंपनियां चुनते समय किन आंकड़ों पर नजर रखनी चाहिए? ऐसे ही तमाम सवालों के साथ न्यू एज स्टॉक्स पर करेंगे 360 डिग्री चर्चा विस्तार के साथ। लेकिन सबसे पहले उन महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालते हैं जिनके जवाब के माध्यम से आज का मंथन हम करने वाले हैं। तो एक एक करके तमाम सवाल आपके स्क्रीन पर आते जाएंगे और उनके उत्तर आज के कार्यक्रम में हम तलाशेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि आखिर में न्यू एज स्टॉक्स होते क्या हैं। अगर आपको समझना हो तो हमारे आज फॉर्मूला गुरु से समझेंगे कि आखिर में इनको न्यू एज टेक स्टॉक्स कहा क्यों जाता है, इसके पीछे कारण क्या है, ताकि आप आसानी से पता लगा सकें कि कौन सी कंपनी न्यू एज टेक स्टॉक्स की श्रेणी में आती है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि ये तमाम जो शेयर हैं, जो स्टार्टअप की पूरी स्टोरी देखने को मिली और उसमें लिस्टिंग तो काफ़ी अच्छी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई हुई थी इन तमाम शेयरों की। आखिर में क्यों बुरी तरीके से इनकी पिटाई हुई थी, ये भी आज के एक्सपर्ट से समझेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि न्यू एज स्टॉक्स में हाल में जो रिकवरी देखने को मिल रही है, ऐसा क्या बदल गया कि यहाँ पर जो है बड़ी तेज़ी के साथ रिकवरी आती हुई दिखाई दी है? इसके पीछे बड़े ट्रिगर्स क्या हैं, ये भी अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। आज के फॉर्मूला गुरु से हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो वैल्यूएशन को लेकर के बातचीत हो रही थी कि पेटीएम बहुत महंगा शेयर था, क्या ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई जिसकी वजह से ये रैली देखने को मिल रही है? आखिर में अभी की वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या नहीं, ये समझने की कोशिश करेंगे। पांचवा महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर में न्यू एज स्टॉक्स को जब हम चुनते हैं तो वहाँ पे ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिन पर हमें नज़र रखनी चाहिए, जिसकी वजह से हम समझ सकें कि इस कंपनी में पैसे लगाने चाहिए या नहीं। तो इसके बाद हम बातचीत करेंगे एक एक कंपनी को लेकर के। जी हाँ, तमाम न्यू एज टेक स्टॉक्स को लेकर के बातचीत करेंगे। सबसे पहले जानेंगे पेटीएम को लेकर के आगे की संभावनाएं क्या है और अभी यहाँ पर पैसे लगाए जा सकते हैं कि नहीं। इसके बाद बातचीत करेंगे जोमैटो को लेकर के कि जोमैटो में जिस तरह की रिकवरी देखने को मिली है, क्या ये रिकवरी आ चुकी है पूरी या अभी भी यहाँ करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। पीबी फिनटेक के फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं, यहाँ पे पैसे लगाए जा सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर भी हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में अच्छी रिकवरी खासतौर से देखने को मिली है पॉलिसी बाजार के अंदर। नायका के शेयर में बाकी न्यू एज कंपनियों के मुकाबले रिकवरी थोड़ी सुस्त क्यों देखने को मिल रही है? क्या ऐसी क्या वजह है और क्या आगे आने वाले दिनों में ये भी बाकी कंपनियों की तरह तेज रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई देगा? ये भी समझेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से। और आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल कि अभी इन 4-5 कंपनियों में से किस कंपनी में पैसे लगाए जा सकते हैं। तो बने रहिए इस पूरे कार्यक्रम के अंत तक हमारे साथ और एक एक करके हम तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में न्यू एज टेक स्टॉक्स में क्या रणनीति अपनानी चाहिए। लेकिन इन सब के लिए हम आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के फॉर्मूला गुरु, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी से। अरुण जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत सर आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हर बार हम एक नई थीम के साथ आते हैं, इस बार एक और नई थीम है और इस पर बातचीत करें। आज की थीम पर पहली टिप्पणी शेयर बाजार को लेकर के। सर, बहुत सारी संभावनाएं, आशंकाएं, बल्कि संभावनाएं नहीं आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अब बाजार में करेक्शन देखने को मिल सकता है 5-6% के आसपास का, क्योंकि जो हवाला दिया गया वो ये कि 2002 में भी इस तरह की स्थितियां बनी थी जब NSE 500 के 70% से ज़्यादा शेयरों में जो वो 200 DMA से ऊपर कामकाज कर रहे थे। अभी भी हम ये स्थिति देख रहे हैं, करीब 75% शेयर जो है वो 200 DMA के ऊपर कामकाज कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में 5-6%, 7% का करेक्शन बाजार में आने वाला है? देखिए, नमस्कार विपुल जी। देखिए, ओवरऑल वैसे तो जब भी हम मार्केट ट्रैक करते हैं हिस्टोरिकल डेटा तो हमको जरूर देखना ही चाहिए और हिस्टोरिकली ऐसी बातें भी काफी चल रही है कि मार्केट में 4 से 5% का करेक्शन आ सकता है, कोई बड़ा करेक्शन आ सकता है। पर अगर आप नीचे के लेवल से देखें, 16,800 से कंटिन्यूस मार्केट 18,500 निकलता, 18,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर 3 से 4% का करेक्शन आ भी जाता है इनकेस, तो वो भी कोई बड़ा करेक्शन नहीं माना जाता। यूजुअली मार्केट का पार्ट होता है 10% बढ़ता है तो 3 से 4% करेक्ट होता है, जो कि अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो 50% रिट्रेसमेंट की जो बातें चलती है मार्केट में, तो यूजुअली मार्केट का पार्ट ऑफ द मार्केट रहता है, यूजुअली वो चलता भी रहता है। जहां तक ओवरऑल मार्केट आउटलुक की बात है, मुझे लग रहा है नया हाई मार्केट में आपको जरूर देखने को मिलेगा और हो सकता है आपको नेक्स्ट कुछ ही दिनों में आपको नया हाई देखने को मिले। इवन हमारा जो प्रेडिक्शन है 19,000 के आसपास का भी निफ्टी के लेवल्स मुझे लग रहा है एक बार छूने चाहिए। तो ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम काफी अच्छा है।
अदर देन हिस्टोरिकल डेटा काफी और चीजें भी प्ले करती है। ग्लोबल मार्केट अभी सपोर्टिव है, एफआईएस के फ्लोज वापस आ रहे हैं, डोमेस्टिक फ्लोज वापस आ रहे हैं, जी। तो हो सकता है हिस्टोरिकल डेटा को थोड़ा नेगेट करते हुए मार्केट हो सकता है आपको 18,900 19,000 के लेवल्स भी दिखाते हुए नजर। चलिए, तो इतिहास इतिहास होता है और वर्तमान में नए इतिहास बनाए जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वर्तमान जो है वो नया इतिहास लिखेगा। अब सर आज की थीम पर आते हैं और एक एक काम करके जो 10 सवाल अभी हमने रखे हैं उनके प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। और शुरुआत बहुत बेसिक सवाल से करते हैं कि सर इन जो आज की हमने थीम रखी है न्यू एज टेक स्टॉक, इनको पहचाना कैसे जाए और इनकी परिभाषा क्या होती है। जो हमारे दर्शक हैं इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसलिए कार्यक्रम देखते हैं कि वो नई नई चीज़ें सीख सकें, तो इनको न्यू एज टेक स्टॉक्स क्यों कहा जाता है सर? देखिए विपुल जी, काफी बेहतरीन आपने पहला सवाल पूछा है। पहले तो इस चीज का जो जवाब है अपने उसके नाम में ही आपको नजर आ जाएगा। ये जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं, एक नए तरीके के बिजनेस मॉडल्स होते हैं जिसमें ज्यादा आपको एसेट्स नजर नहीं आएंगे, कोई हैवी मशीनरी नजर नहीं आएगी, कोई ज्यादा आपको मैन पावर या ऐसा कुछ दूसरे चीजों की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। प्योरली टेक्निकल या कह सकते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड आईटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे वर्क करते हैं, और ज्यादातर इनोवेटिव आइडियाज के साथ ये बिजनेसेस आते हैं। तो एक न्यू एज टेक्नोलॉजिकल कंपनीज का मतलब यही होता है कि जो नई कंपनीज है जो प्योरली आईटी बेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनती है, नए टेक्नोलॉजीज के साथ, इनोवेशंस के साथ अपने प्रोडक्ट्स या चीजों को बेचती है या सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। इनमें आपको यूजुअली एक चीज नजर आती है, काफी बड़े पैमाने पर अपने बिजनेस को लॉन्च करती है, रेवेन्यूज भी काफी अच्छे आते हैं और काफी डिफरेंट तरीका होता है ट्रेडिशनल बिजनेसेस के इनका ट्रेड करने का। दोनों बिजनेसेस सेम हो सकते हैं, ओल्ड बिजनेसेस भी यही फील्ड में होते हैं, न्यू एज टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स भी यही फील्ड में होते हैं, पर ये प्योरली टेक बेसिस पे काम करते हैं, ज्यादातर अपना समय बचाते हैं और जितना ज्यादा हो सके फास्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को देते हैं। तो मेजरली डिफरेंस यही है कि आईटी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, काफी फास्ट इनका काम का तरीका होता है, रेवेन्यू और बिजनेस मॉडल काफी बड़ा होता है। रेवेन्यू बिजनेस मॉडल बड़ा होता है, मैन पावर कम होती है, तकनीक पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, इनोवेशन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, उन कंपनियों को हम कहते हैं। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया न्यू एज टेक स्टॉक्स होते क्या है। तो चलिए, तो अब अगला महत्वपूर्ण सवाल पूछें उससे पहले जरा हम ये बता देते हैं कि आज की थीम हमने चुनी क्यों है। तो ये तो आप समझ ही गए न्यू एज टेक स्टॉक्स कहते किसे हैं। तो जरा आज के जो शेयर हैं जरा उन पे जरा एक चार्ट पे नज़र डाल लेते हैं कि आखिर में हमने इसको चुना क्यों। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर बहुत तेज़ रिकवरी देखने को मिली है। और ये आप देखिए जरा, एक महीने के अंदर यहाँ पर पेटीएम के अंदर 20% से ज़्यादा का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जोमेटो की बात करें तो यहाँ पर भी 13-14% की तेज़ी देखने को मिली है। तो अगर हम इंडेक्स को देखें तो उसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर है। यहाँ आप देखिए जरा, पीवी फिनटेक की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 16% से ज़्यादा का रिटर्न आता हुआ एक महीने में दिखाई दिया है। और वहीं नायका के अंदर भी अगर हम देखें तो करीब करीब 17% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला है। हालांकि 6 महीने में नायका ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन सभी शेयरों में एक हम देख रहे हैं 15% से ज़्यादा एक महीने में तेज़ी देखने को मिली है। सर, हमने देखा कि अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली थी इन कंपनियों की, लेकिन लिस्टिंग के बाद बहुत बुरी तरह पिटाई हुई थी। ये पिटे क्यों थे सर? मतलब इसके पीछे ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये पूरा मॉडल स्टार्टअप का बिखरता हुआ दिखाई दिया? देखिए विपुल जी, 2 से 3 कारण मुझे लगते हैं जो कि जो स्टॉक्स की पिटाई हुई है उसके मुझे लगते हैं। पहला जो कारण है, एक तो जो वैल्यूएशंस जिस हिसाब से वैल्यूएशन के साथ कंपनी लिस्टिंग हुई थी वो एक मेजर कारण है। सेकंड, जो यूफोरिया बना था ओवरऑल आईपीओस के रिलेटेड या फिर न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के रिलेटेड, वो काफी बड़ा यूफोरिया मार्केट में था। ये 2 मेजर कारण थे। थर्ड और एक टेक्निकल कारण जो मुझे नजर आता है वो जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स है। जब ये आईपीओस आए थे मार्केट में, जब मार्केट में भी अच्छा यूफोरिया था, आईपीओस के लिए भी अच्छा यूफोरिया था, पर जैसे ही इन कंपनीज की लिस्टिंग हुई वैसे ही आपको देखने को मिला कि जो इंटरेस्ट रेट्स है इंडिया में वो धीरे धीरे बढ़ने लगे आरबीआई की तरफ से। इसीलिए आपको जो मेजरली जो कंपनीज होती है थोड़ा बहुत कर्जा अपने बुक्स में जरूर रखती है, इसी वजह से वहां से आपको वैल्यूएशंस में आपकी गिरावट नजर आई। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि जब से स्टॉक्स में लिस्टिंग हुई है कंटिन्यूअस आपको गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि जो ओवरऑल सिनेरियो था वो धीरे धीरे नेगेटिव होता चला गया। ओवरऑल अभी का जो सिनेरियो काफी इंप्रूव सिनेरियो है, इसी वजह से स्टॉक्स में भी आपको बढ़त नजर आई है। पर जब से लिस्टिंग इन सभी स्टॉक्स की हुई थी, जब से जो ओवरऑल ग्लोबली और डोमेस्टिकली जो सिनेरियो था वो नेगेटिव था, इसी वजह से आपको पिटाई भी ज्यादा इन स्टॉक्स में देखने को। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि बढ़ती ब्याज दरें थी, कंपनियों ने कर्ज लिया होगा, उनको काफ़ी ज़्यादा रकम चुकानी पड़ रही होगी और बाजार के भी सेंटिमेंट थोड़े ख़राब हुए। लेकिन सर, अभी जो रिकवरी आ रही है, अभी भी तो ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं। ये रिकवरी के क्या बड़े कारण आपको दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा माहौल में अंतर नहीं हुआ है, अभी भी ब्याज दरें जो कहा गया है आरबीआई की तरफ से, जो एसएनपी की तरफ से, माफ़ कीजिएगा, कहा गया है
कि अब 2024 में ही ब्याज दरें जो हैं उसमें कटौती शुरू होगी, 2023 में कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन इतनी शार्प रिकवरी की क्या वजह आप मानते हैं? देखिए अगेन ये पार्ट ऑफ द एक फैंसी मार्केट का ये बात कह सकते हैं कि मार्केट आगे की चीजों को ज्यादा डिस्काउंट करके चलता है, आगे की जो भी प्रोजेक्शन है उसको ज्यादा डिस्काउंट करके चलता है, क्योंकि माहौल थोड़ा अच्छा हुआ, इंप्रूवमेंट सभी बिजनेसेस में देखने को मिला है। स्पेसिफिकली आप पेटीएम की बात करें, पॉलिसी बाजार की बात करें या नायका की बात करें, वहां से बिजनेस के जो नंबर्स है वो अच्छे आते हुए नजर आए। इवन जोमेटो की भी आप बात करें तो वहां पे भी आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट बुक्स में नजर आया। लॉसेस जो है उनके कंटिन्यूसली नैरो होते हुए नजर आए। सेकेंडली जब भी इंटरेस्ट रेट रोकने की बात होती है या फिर थमने इंटरेस्ट रेट बढ़ना थम जाते हैं, तो हो सकता वहां से आपको मार्केट थोड़ा ज्यादा वैल्यूएशन देना शुरू करता है। वही चीज आपको इन सभी के स्टॉक प्राइसेस में भी नजर आई है। स्टॉक मार्केट की यही ब्यूटी है, जब भी कोई न्यूज आती है, वो न्यूज आने वाले 1 से 2 साल के लिए वो डिस्काउंट करके स्टॉक प्राइसेस को अपने वैल्यूएशन देता है, और वही चीजें आपको इन सभी कंपनीज में नजर आ रही है। जब भी इंटरेस्ट रेट आगे घटना शुरू होंगे, आपको ये नजर आएगा कि ये सभी स्टॉक जो है वो फेयरली वैल्यूड नजर आएंगे। तो पार्ट ऑफ द मार्केट है, जब भी कोई नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज आती है, मार्केट जो है आने वाले 1 से 1.5 साल का जो है वो अपना पॉजिटिविटी जो है वो अपने स्टॉक प्राइसेस में प्राइसिंग करके चलता है। यही चीज आपको सभी स्टॉक्स में भी, स्टॉक के प्राइस में भी नजर। और यही वजह है कि इनके मार्केट कैप में काफ़ी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। काफ़ी तेज़ी के साथ ये शेयर ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए। अभी हम चार्ट दिखा रहे थे, तो हम देख रहे थे कि कितनी 6 महीने के अंदर पेटीएम के अंदर काफ़ी शानदार रिकवरी, 50% से ज़्यादा शेयर चला है। तो ये इस तरह की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, ये कंसर्न और था, वो था वैल्यूएशन को लेकर के, ख़ासतौर से जब LIC का IPO आ गया था उसके बाद से वैल्यूएशन को लेकर के बातचीत शुरू हुई थी। पेटीएम के में जब गिरावट आने लगी तो लोग कहने लगे काफ़ी वैल्यूएशन को लेकर चिंताएं थी। जोमेटो ऊपरी स्तरों से उसके बिजनेस मॉडल को भी लेकर के समस्याएं थी, वैल्यूएशन को लेकर के भी बातचीत हो रही थी। क्या ये वैल्यूएशन की शंकाएं जो है वो समाप्त हो गई हैं? क्या इतना करेक्शन आ चुका है कि अब लोगों को फेयरली वैल्यूड लग रहा है? और वैल्यूएशन का सर अंदाज़ा कैसे लगाएं? और जो हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि तमाम दर्शकों ने इसलिए निवेशकों ने पैसे लगाए क्योंकि उनको तमाम ब्रोकर्स की तरफ से रिकमेंडेशन थी कि सब्सक्राइब कर लें IPO को। कुछ लोगों ने लिस्टिंग के बाद भी सलाह दे रहे थे कि अभी और तेज़ी आएगी, और एकदम से हम देखते हैं कि तमाम सारे एक्सपर्ट्स जो है वो कहने लगते हैं कि नहीं, ये वैल्यूएशन तो महंगी है। तो फिर ये आम निवेशक उसमें फंस जाता है। आम निवेशक फेयरली वैल्यूड है या नहीं, कैसे पता लगाए? और यहाँ पे कंसर्न समाप्त हो गए क्या? देखिए काफी शानदार आपने ये क्वेश्चन पूछा है। एक चीज मैं टेक्निकल तौर पर बताना चाहूंगा, आप वैल्यूएशंस किसी भी कंपनी का तभी निकाल पाएंगे जब कंपनीज के कैश फ्लोस पॉजिटिव रहेंगे और अपना जो कंपनी जो है वो नेट प्रॉफिट में रहे। पर मेजर ऑफ द जो न्यू एज कंपनीज है वो आपको नजर आएगा कि वो लॉस मेकिंग कंपनीज रहती है और आने वाले दिनों में अपने प्रोजेक्शंस काफी अच्छे मार्केट में लेके आती है। पर इनको वैल्यूएशन देने का तरीका काफी डिफरेंट होता है। कोई नेटवर्क वैल्यू पे इसका वैल्यूएशन देता है, कोई क्लाइंट एडिशन पे देता है, कोई मार्केट शेयर पे अपना वैल्यूएशन देता है। इसी वजह से आपको हमेशा ये चीज देखने को मिलती है, जब भी कोई न्यू एज कंपनी लिस्ट होती है, उनमें जो टारगेट्स निकल के आते हैं एनालिस्ट के तरफ से या ब्रोकर्स की तरफ से, उनमें आपको काफी डिफरेंस नजर आएगा, काफी वैल्यूएशन गैप नजर आएगा, क्योंकि सबके अपने पैरामीटर्स होते हैं। क्योंकि मेजर ऑफ द कंपनीज के जो बॉटम लाइंस है वो नेगेटिव आपको देखने को मिलेंगे, लॉसेस में देखने को मिलेंगे, इसलिए उनका वैल्यूएशन करने का तरीका डिफरेंट रहता है, पीई वैल्यूएशन देने का तरीका डिफरेंट होता है। इसी वजह से जब भी आप न्यू एज टेक्नोलॉजी में किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं, आपको रिस्क थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि ये नॉर्मली इनका वैल्यूएशन नहीं होता, इनके वैल्यूएशंस के तरीके भी डिफरेंट है और वैल्यूएशंस करने के काफी पैरामीटर्स हैं और सभी लोग अपने अपने पैरामीटर्स यूज करते हैं। इसी वजह से आपने देखा है कि ऊपर की तरफ से काफी बड़ी पिटाई इन स्टॉक्स में भी देखने को मिली। एक डेटा मैं आपको जरूर देता हूं, 2022 में 1.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अगर सभी न्यू एज कंपनी जो रिसेंटली लिस्टेड है उन्होंने गंवाया था, और 2023 में 40 से 45 हजार करोड़ का मार्केट कैप वापस आ चुका है। तो उतार चढ़ाव दोनों ही काफी बड़े देखने को मिले हैं, और मेजर जो कंसर्न है वैल्यूएशंस के लिए ही है। और वैल्यूएशंस में एक तकनीकी तौर पर मैंने ऑलरेडी कहा, इनके वैल्यूएशंस काफी डिफरेंटली वैल्यूड होते हैं। नॉर्मल कंपनी अगर आप HUL का वैल्यूएशन ले ले, रिलायंस का वैल्यूएशन ले ले, उनकी पर्टिकुलर तकनीक होती है, वहां से आप उनका वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। पर न्यू एज कंपनीज का जो वैल्यूएशन निकालना है वो अपने अपने तरीके से निकाल सकते हैं, या तो मार्केट शेयर पे निकाले, क्लाइंट एडिशन पे निकाले, नेटवर्क पे निकाले। इसी वजह से सभी को आपके टारगेट प्राइस में भी काफी डिफरेंस नजर है। तो जब भी कोई नई चीज़ आती है तो निश्चित रूप से उसको जज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यही वजह रही कि यहाँ पर भी वैल्यूएशन को लेकर के अलग अलग राय निकल के आई, जैसा अरुण जी समझा रहे थे। और गिरावट भी तेज रही, 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप साफ हुई और रिकवरी आई तो 45,000 करोड़ रुपए तो रिकवर हो चुके हैं। सर, अब महत्वपूर्ण सवाल, 5वां सवाल है हमारा, और उसके बाद से एक एक कंपनी को लेकर के डिटेल में थोड़ा चर्चा कर लेंगे
कि आखिर में जब हम कोई स्टॉक्स चुन रहे हैं और वो ये न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक हो, तो उनके किन नंबर्स पर ध्यान देना चाहिए? आपने खुद अभी बताया कि इनको लेकर के इनको जज करना, इनको एवेल्यूशन वैल्यूएशन निकालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अब नए 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 तरह की कंपनियां हैं ये। तो आखिर में इनके किन आंकड़ों के, किन नंबर्स पर नज़र रखें जिससे हम पता लगा पाएँ कि नहीं, सही कंपनी यही है, यहाँ पे पैसे लगा सकते हैं? देखिए विपुल जी, अगेन कंपनी टू कंपनी ये डिफर करेगा। अगर आप एग्जांपल ले लें नायका, तो नायका का अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लाइंट्स नंबर ऑफ हिट्स ऑन द साइट कितने होंगे वो आपका वैल्यूएशन पे डिपेंड करेगा, और कितने स्टोर्स खुलते हैं, कितने दूसरे ब्रांड से टाई अप करते हैं, क्या क्या एक्विजिशन करते हैं, उन पे उनका वैल्यूएशन डिपेंड रहेगा। अगर आप पेटीएम की बात करते हैं तो पेटीएम में आपको ये देखना है कि वो कितने लोन डिसबर्समेंट्स कर रहे हैं, कितने ऑनलाइन पेमेंट्स का मार्केट शेयर वो गेन कर रहे हैं, और कितना वो एबिटा पॉजिटिव है। अगर आप टीवी फिनटेक की बात करते हैं तो अगेन वो कितने पॉलिसीज बेच रहे हैं, कितने नए टाइप्स उन्होंने किए हैं, और कितना रेवेन्यू शेयर उनका मार्केट में चल रहा है। तो अपने अपने पैरामीटर से सभी कंपनीज को वैल्यू देने का, पर एक चीज पे आपको जरूर ध्यान देना है, उनका रेवेन्यू में कंटिन्यूअस आपको बढ़त देखने को मिलनी चाहिए, क्लाइंट एडिशन हमेशा होने चाहिए। थर्ड, एबिटा पॉजिटिव, अगर जितनी जल्दी अगर कंपनी एबिटा पॉजिटिव होती है, ऑपरेटिव बेसिस पे पॉजिटिव होती है, उतना ज्यादा वैल्यूएशंस उन कंपनीज को आपको देखने को मिलेगा। तो करंटली कोई भी कंपनी आपको एबिटा पॉजिटिव देखने को नहीं मिलेगी। एक या दो कंपनी को छोड़ दे तो सभी लॉसेस या नैरो लॉसेस के फेज में है। तो जितनी जल्दी एबिटा पॉजिटिव होंगे, जितना अच्छा ये रेवेन्यू में बढ़त दिखाएंगे, उतना ज्यादा वैल्यूएशंस इन कंपनी को देखने को मिलेगा। तो जितनी जल्दी जो कंपनी रिकवर होती है, बेटा पॉजिटिव दिखाती है, अच्छे रिजल्ट्स देती है, उसके आधार पे कंपनी को चुनें। लेकिन अभी के बैलेंस शीट पे किस किस कंपनी को में कैसे कैसे रणनीति बनानी चाहिए, अब जरा एक एक कंपनी को लेकर के आते हैं और अरुण जी के सामने रखते हैं। अरुण जी, पेटीएम को लेकर के हमने देखा एकदम से लोग नेगेटिव हुए और फिर एकदम से बुलिश भी हुए, और अभी हमने देखा BOFA की तरफ से जो रिपोर्ट आई, वहाँ पर काफ़ी एग्रेसिव टारगेट दिए और उस टारगेट को बीट भी कर गया पेटीएम का शेयर। अब करंट लेवल से कितनी संभावनाएं बाकी हैं, और अभी के लिए बड़े पॉजिटिव ट्रिगर पेटीएम के लिए क्या दिखाई दे रहे हैं? आखिर में एकदम से लोग इतना सकारात्मक रुख पेटीएम को लेकर के बना क्यों? देखिए पेटीएम एक क्लासिक एग्जांपल है विपुल जी, अगर आप देखिए वैल्यूएशंस केस में जिस हिसाब से वैल्यूएशंस कंपनीज के निकलते हैं, एक क्लासिक केस आपको नजर आएगा जिनमें आपको नीचे के वैल्यूएशन के टारगेट्स भी मिल जाएंगे और ऊपर के वैल्यूएशंस के टारगेट्स भी मिल जाएंगे। पर मेजर चीज जो पेटीएम के साथ हुई है लास्ट 3 या 4 महीने का, अगर आप इनके मंथली अपडेट्स देखें, चूंकि ये मंथली अपडेट्स भी देते हैं अपने बिजनेस के मॉडल के ऊपर, इनके मंथली अपडेट्स काफी शानदार आए हैं। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए हैं। इवन इन्होंने यही कहा है कि वो जल्दी एबिटा पॉजिटिव हो जाएंगे और हो सकता है आने वाले दिनों में काफी बड़ा इंप्रूवमेंट इनके बिजनेस में देखने को मिले। दो मेजर सेगमेंट है, एक तो इनका BNPL सेगमेंट है जो बाय नाउ पे लेटर, और मर्चेंट का जो बिजनेस है काफी अच्छा कर रहा है, और आने वाले दिनों में हो सकता है दोनों बिजनेसेस इनमें अच्छा ग्रोथ भी दिखाता हुआ नजर आए। पर ये सभी चीजें ऑलरेडी मेजर ऑफ द थिंग्स प्राइस में फैक्टर्ड इन है। मुझे लग रहा है 950,000 तक के लेवल्स फिलहाल इस स्टॉक के लिए कैप होना चाहिए। अगर आने वाला क्वार्टर जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, अगर और एक क्वार्टर ये अच्छा रिजल्ट देते हैं और अच्छी कमेंट्री देते हैं, तो हो सकता है 1000 के ऊपर भी आपको ये स्टॉक प्राइस निकलता हुआ नजर आए, क्योंकि अभी भी IPO प्राइस से ऑलमोस्ट 1100 या 1200 रुपए दूर है। 2100 के आसपास का इसका IPO आया था। पर मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखें तो 1000 के आसपास का मुझे लग रहा है इस स्टॉक में कैप हो सकता है। अगर आने वाला क्वार्टर अच्छा आता है तो हो सकता है आपको 1000 के पार स्टॉक निकलता हुआ नजर। तो 1000 रुपए के लिए खरीदारी की जा सकती है, बाय करने की सलाह है सर करंट लेवल पे 1000 रुपए के लक्ष्य के साथ? जी डेफिनेटली 950 1000 ये दो मुझे लग रहा है ये प्राइसेस आपको फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के पहले आते हुए नजर आ सकते हैं। रिजल्ट्स अच्छा आया था तो हो सकता है 1000 के प्राइस के ऊपर भी आपको जाता हुआ नजर। तो नतीजे अच्छे आते हैं तो 1000 के ऊपर के भाव देखने को मिलेंगे, नतीजों पर नज़र रखें। लेकिन नतीजों से पहले भी 950 1000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी करंट लेवल पे खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं पेटीएम के अंदर। अब आते हैं अगली कंपनी जो है जोमेटो। जी हाँ, जोमेटो सर काफ़ी धूमधाम के साथ आया था और लोगों को लगा इतना अच्छा खाना डिलीवर कर रहा है तो रिटर्न भी वैसे ही रहेंगे, और कुछ दिन तो चला भी बहुत शानदार। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में तेज़ी क्यों आ रही है, और जब गिरना शुरू हुआ तो फिर बहुत तेज़ी के साथ नीचे आया सर। और एक समय तो हम देख रहे थे कि जोमेटो और टोमेटो की थ्योरी चल रही थी, जितने का टमाटर नहीं उतने का उससे नीचे का शेयर हो चुका था जोमेटो का, 40 रुपये तक पहुंच गया था जोमेटो का शेयर। अब क्या स्थिति देखने को मिल रही है सर? अब तो इंतज़ार लोगों को है कि कब ये ट्रिपल डिजिट में जाएगा, जाता हुआ आपको दिख रहा है कि नहीं? इनके बिजनेस मॉडल को लेकर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं, वो कितना आपको लगता है कि पॉजिटिव है? आने वाले दिनों में जोमेटो को लेकर के क्या राय है आपकी?
देखिए विपुल जी, ओवरऑल मैं न्यू एज कंपनीज को काफी डीपली ट्रैक करता हूँ। डेफिनेटली कोई कवरेज किसी स्टॉक में नहीं है, पर डीपली मैं डेफिनेटली सभी कंपनीज को ट्रैक करता हूँ, चूंकि क्लाइंट्स या इन्वेस्टर्स की पोजीशंस यूजुअली इसमें होती है। पेटीएम का बिजनेस मॉडल मुझे काफी पसंद था, इसीलिए मैंने कहा ये स्टॉक आने वाले दिनों में भी अच्छा कर सकता है। पर जोमेटो का भी बिजनेस मॉडल अच्छा है, पर स्टिफ कॉम्पिटिशन वाला बिजनेस है, और नए एंट्रेंट्स भी इस बिजनेस में आपको नजर आ रहे हैं। इवन गवर्नमेंट ने भी अपना अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म निकाला है, उसमें भी आप उनको कंपटीशन देखने को मिलेगा। नो डाउट इन्होंने भी कहा है कि अपना जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ाएंगे, लॉसेस से वो प्रॉफिट में आते हुए नजर आएंगे। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे, इनके जो लॉसेस है वो डेफिनेटली नैरो डाउन हुए थे। पर स्टिल मुझे लग रहा है इस कंपनी में ज्यादा कोई बड़े निवेश की मेरी सलाह नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में इनके क्वार्टर्स के रिजल्ट्स पे सबकी नजर हो। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आते हैं देन ही इस स्टॉक में बाइंग की सलाह रहेगी। करंटली स्टॉक को अवॉइड करें। अगर मुझे लग रहा है स्टॉक में अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और अच्छे ट्रिगर नजर आते हैं तभी स्टॉक में एंटर करें। जब तक मुझे लग रहा है वेट एंड वॉच करना ही ज्यादा बेहतर विकल्प है। तो अभी के लिए क्या नज़रिया रहेगा सर, जो लोग ऊपर के लेवल में फंसे हैं, क्योंकि हमारे पास जो 1 से 2 का हमारा कार्यक्रम है उसमें बहुत सवाल आते हैं जोमेटो को लेकर के। उसमें 2 तरह के सवाल आते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 50 रुपये 60 रुपये पे लिए हुए हैं, अब उनको अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 150 के आसपास जिनके भाव बने हुए हैं, वो भी ये पूछते हैं क्या करना चाहिए। तो इन दोनों तरह के दर्शकों के लिए आपकी राय? देखिए दोनों के लिए ही सेम राय रहेगी विपुल जी। एक जो बड़ा ट्रिगर इस स्टॉक के लिए रहेगा वो है फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स और उनकी कमेंट्री, क्योंकि लास्ट 2 कमेंट्री काफी अच्छी आई थी और लॉसेस में नैरो एंड लॉसेस भी नैरो होते हुए आपको नजर आए थे। पर ये क्वार्टर भी अगर वो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और अपने कमेंट्री को जारी हैं तो आपको देखने को मिलेगा स्टॉक में री रेटिंग देखने को मिलेगी और ऊपर के लेवल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। दोनों ही इन्वेस्टर्स को ये सेम सलाह रहेगी कि करंट लेवल पे होल्ड करें, एग्जिट ना करें, क्योंकि स्टॉक मोमेंटम में है और सभी के लाइमलाइट में ऑलरेडी है। तो जी। आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स पे जरूर ध्यान दें। अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं और मार्केट उसको चीयर करता है देन आप स्टॉक में बने रह के और बड़े टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं। अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं और मार्केट उसको चेयर नहीं करता, मार्केट में कमेंट्री अच्छी नहीं देते, देन स्टॉक से आपको निकल जाने की राय। ठीक। तो नतीजों पर नज़र बना करके रखें, किस तरीके से कमेंट्री आती है, किस तरह के नतीजे आते हैं, और वो अगर उम्मीद के पर खरे उतरते हैं, उम्मीद से बेहतर रहते हैं, तो निश्चित रूप से अभी जोमेटो में तेज़ी बनी रहेगी, वरना फिर जो है आप निकलने का प्रयास कीजिए यहाँ से। अगला जो शेयर है वो है सर पीवी फिनटेक का, policybazaar.com के नाम से सब लोग जानते हैं, और इसको हमने बजिंग स्टॉक्स में भी जो है जिस पर चर्चा की थी, और यहाँ पर खबर ये है कंपनी ने हाल ही में जो है अपने एनालिस्ट के साथ मीटिंग की है और उसमें बाकायदा जानकारी दी गई कि आने वाले समय में उनका फोकस जो है कंपनी के मार्जिन्स को बेहतर करने में, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए होगा, और उसके बाद से तमाम एनालिस्ट की तरफ से इस पे खरीदारी की सलाह दी गई, जिसके चलते हमने देखा कि मंगलवार के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। ये जो पिछले कुछ दिनों की तेज़ी है, ये हम 1-2 हफ्ते अभी कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं क्या? थोड़ी लेट रैली शुरू हुई है पीवी फिनटेक में पेटीएम के मुकाबले, लेकिन ये कितनी सस्टेनेबल है, कंपनी के फंडामेंटल्स को आप कैसे देख रहे हैं, और करंट लेवल पे क्या यहाँ पर खरीदारी के मौके हैं सर? विपुल जी, एक डिफरेंट ट्रेंड अगर आप एनालाइज करते हैं या फिर जस्ट आप अगर चार्ट भी देखते हैं तो डिफरेंट ट्रेंड आपको सभी न्यू एज कंपनीज और ट्रेडिशनल कंपनीज में नजर आएगा। ट्रेडिशनल कंपनीज अगर आप देखें तो यूजुअली रिएक्ट करते हैं कंपनीज के नंबर्स के ऊपर, उनके जो मार्जिन्स हैं या फिर रेवेन्यू उस पर रिएक्ट करते हैं। पर अगर आप न्यू एज कंपनीज को देखें वो रिएक्ट करते हैं कंपनी की कमेंट्री के ऊपर, कंपनी के गाइडेंस के ऊपर, कंपनी के ग्रोथ आउटलुक के ऊपर। इसी वजह से आपको नजर आएगा कि इनके कंप्लीटली डिफरेंट इनके प्राइस एक्शन आपको नजर आता है, क्योंकि पॉलिसी बाजार कंपनी जो है काफी बेटर प्लेस्ड है, काफी फंडामेंटली अच्छी भी कंपनी है और अपने जो गाइडेंस है इन्होंने काफी अच्छा रखा है। प्लस आने वाले दिनों क्वार्टर में इन्होंने ऑलरेडी कहा कि इनका जो ग्रोथ रहेगा वो काफी रोबस्ट रहेगा, इसलिए आपको स्टॉक प्राइस में मोमेंटम भी काफी अच्छा नजर आएगा। तो इस शुरू से मैं यही कह रहा हूँ कि आपको कंपनी के कमेंट्री पे ज्यादा नजर देनी है, क्योंकि ये कंपनीज मेजरली जो होते हैं न्यू एज स्टार्टअप कंपनी जो होते हैं वो अपने एबिटा पॉजिटिव होने में अभी भी काफी उनकी दूरी है। तो इसी वजह से कमेंट्री पे काफी इंपॉर्टेंस मार्केट लेके चलता है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी 800 850 तक शॉर्ट टर्म में जा सकता है और कंपनी काफी अच्छी है। अगर नीचे में डिक्लाइंस आते हैं तो कंपनी के लिए डेफिनेटली आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। चलिए अगली जो है स्टॉक्स को पे बातचीत करें, उससे पहले सर आपसे एक चीज़ बता दें कि अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं और आज एक नया डेवलपमेंट हुआ है कि ये जितने न्यू एज टेक स्टॉक्स हैं उनको लेकर के मॉर्गन स्टैनले इंडिया की तरफ से भी जो है इन सभी शेयरों को काफ़ी पसंदीदा उनका बताया गया, और FY24 के सेकंड हाफ में उनका कहना ये है कि ये उनकी फेवरेट कंपनियों में से रहेंगी। तो सर नए नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, कोई टिप्पणी ये मॉर्गन स्टैनले की नई रिपोर्ट को लेकर के, उन्होंने ग्रोथ और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को
लेकर के काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री की है। देखिए विपुल जी, यूजुअली यही होता है जब भी किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक आउटलुक सुधरता है या किसी भी कंट्री का जब अच्छी करना शुरू करती है, तो जो भी कंपनीज के वैल्यूएशंस जिसकी पिटाई हुई थी, जो स्टॉक्स की पिटाई हुई थी, वहां पे आपको री रेटिंग नजर आती है। वही चीज आपको फॉरेन ब्रोकरेज की तरफ से भी नजर आ रही है। अगेन वैल्यूएशंस एक कंसर्न है। अगेन मैंने शुरू से ये कहा, अपने अपने तरीके इन कंपनीज को वैल्यूएशंस निकालना। मेजरली चीज आपको ये देखनी है कि ये कब कैश फ्लोज जनरेट करते हैं और कब एबिटा पॉजिटिव होते हैं। जो कंपनी कैश फ्लो जनरेट शुरू करेगी, एबिटा जी। पॉजिटिव हो जाएगी और आने वाले दिनों में ग्रोथ आउटलुक को स्टेबल या मेंटेन करके रखेगी, वही काफी आउट परफॉर्मेंस नजर आए। तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट है। आपको फॉरेन ब्रोकरेज के रिपोर्ट आने वाले दिनों में और भी देखने को मिलेंगे, अगर जैसे ही अपना इकोनॉमिक आउटलुक और सुधरता है, और भी आपको री रेटिंग इन स्टॉक्स में देखने को। ठीक है, तो FY23 से FY27 के बीच में इन्होंने कहा है कि ये कंपनियां तमाम जो हैं, इसमें पीवी फिनटेक है, नाइका है और जोमेटो है, ये जो है आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई देंगी। इन 3 कंपनियों के बारे में जो है ये टिप्पणी आई है। सर, पीवी फिनटेक के बारे में हमने बातचीत कर ली, नाइका के बारे में जानना चाहेंगे। नतीजे जो देखने को मिले थे वो उसने थोड़ा सा निराश किया था नाइका के अंदर, और बाकी जो न्यू एज कंपनियां उसके मुकाबले रिकवरी थोड़ी सी सुस्त देखने को मिली थी। अभी नाइका कैसा लग रहा है आपको, और क्या यहाँ पर भी उसी तरह का आप इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं जिसके बारे में आप पीवी फिनटेक के बारे में जैसा आप बोल रहे थे, या पेटीएम के बारे में बोल रहे थे कि यहाँ पे कंपनी जो है कोशिश कर रही है कि नतीजे जो है और किस तरीके से इम्प्रूव किए जाएँ, लेकिन यहाँ तो ऐसी स्टोरी अभी तक दिखाई दी है क्या? देखिए यहाँ पे भी मॉडल तो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, बिजनेस ओवरऑल रिजल्ट्स भी थोड़े अच्छे ही नजर आ रहे हैं। सेम चीज आपको स्टॉक प्राइस में भी नजर आ रही है। पर ये जो बिजनेस है यूजुअली मुझे लग रहा है काफी स्टिफ कंपटीशन वाला बिजनेस है। नो डाउट इकलौती कंपनी है जो ऐसे बिजनेस में लिस्टेड है, तो इसी वजह से आपको थोड़े बहुत वैल्यूएशन ज्यादा स्टॉक इस कंपनी को देखने को मिलेंगे। पर अगर आप पर्सनली मेरी हमारी राय की बात करें, तो मुझे ये कंपनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है निवेश करने के लिए। नो डाउट कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है, पर इसी न्यू एज कंपनीज में रहना है तो काफी दूसरे विकल्प मुझे काफी अच्छे लगते हैं। ऑलरेडी मैंने कहा पीबी फिनटेक काफी अच्छा कर सकता है आने वाले दिनों में। इवन पेटीएम भी इतनी पिटाई के बाद या इतने नीचे से चढ़ाव के बाद भी काफी अच्छा कर सकता है। जो जिस कंपनी का मॉडल डिफरेंट रहो और आने वाले दिनों में उस मॉडल को आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आए, वैसे बिजनेस में रहना ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि नाइका एक ऑनलाइन बिजनेस में है, सेकंड इनके स्टोर्स भी काफी रिसेंटली एडिशंस भी काफी अच्छे हो रहे हैं, पर स्टिफ कंपटीशन मुझे नजर आता है। इसी वजह से कंपनी काफी अच्छी है, पर अगर ऑल्टरनेटिव की बात करें तो दूसरे ऑल्टरनेटिव काफी बेटर रह सकते हैं, जहां पे निवेश थोड़ा सेफ रहेगा और ज्यादा रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। सर, आखिरी प्रश्न पर जाएं उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कुछ एक कंपनियां जो छूट गई हैं उसमें मेक माई ट्रिप और डिलीवरी है। आप इन 2 कंपनियों को कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ पर आपको भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए ये कंपनीज भी काफी अच्छी है। नो डाउट बिजनेस मॉडल भी इनका वन ऑफ द गुड बिजनेस मॉडल है। पर मुझे लग रहा है अगर ऐसे कंपनीज में रहना है तो अगेन कैश जनरेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कैश कितना जनरेट करेगी वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है ज्यादा एक्सपेक्टेशन पॉलिसी बाजार, पेटीएम, यहाँ से आपको कैश ज्यादा जनरेट करते हुए जल्दी नजर आएंगे। क्योंकि ये बिजनेस जो है लीडिंग प्लेयर है अपने फील्ड में, तो वहां पे ज्यादा आपको कैश जनरेशन देखने को मिलेगा। नो डाउट डिलीवरी का बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, वो भी काफी अच्छे बिजनेस अपने अच्छे प्लेटफॉर्म को या अच्छे सर्विसेज में डील करते हैं। पर बेटर है आप ऐसी कंपनीज में रहे जहाँ पे थोड़ा आपको क्लैरिटी ज्यादा रहे। मेक माई ट्रिप भी अगेन यूजुअली मैं निवेश की सलाह नहीं देता, क्योंकि हमारे उस परव्यू में नहीं है। पर मुझे लग रहा है बेटर आप पॉलिसी बाजार, पेटीएम में रहे। अगर आपको थर्ड ऑप्शन लेना है तो मुझे लग रहा है ये आपको सर नाइका को भी आप चूज करके ये मैंने आखिरी प्रश्न बचा के रखा था, क्योंकि तमाम दर्शक जो है हमारे इंतज़ार करते हैं। हालांकि आज बहुत ज़्यादा स्टॉक्स पे बातचीत नहीं हुई है, 4-5 शेयर हैं, पर इन 5 शेयरों में किनको आप अवॉइड करेंगे, किन में आपकी खरीदारी की सलाह है, और क्या लक्ष्य आप देख रहे हैं? पेटीएम का लक्ष्य आपने दिया है कि यहाँ पर जो है 1000 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, और नतीजे अच्छे रहे तो 1000 रुपये से भी ज़्यादा के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। और आपके पसंदीदा शेयर कौन से हैं, वहाँ क्या लक्ष्य रहने हैं, और क्या करंट लेवल पे इनमें खरीदारी की जा सकती है, और अवॉइड किसको कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? खरीदारी की राय पे विपुल जी डेफिनेटली पॉलिसी बाजार और पेटीएम ही रहेगा। दोनों कंपनीज के रिजल्ट्स लास्ट 2 क्वार्टर से अच्छे नजर आ रहे हैं, पर मार्केट कमेंट्री पे भी मुझे काफी बुलिशनेस नजर आ रही है। तो पेटीएम और पॉलिसी बाजार दोनों पे खरीदारी की राय है। पर करेक्शन पे बाई करें। अगर आपको बाई करना है, अगर आप 100 रुपए लगाना चाहते हैं तो 50 अभी लगाए, 50 करेक्शन में लगाए। तो दोनों ही स्टॉक करेक्शन पे बाई करना ज्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। पेटीएम में मैंने ऑलरेडी कहा 950 मेरा पहला टारगेट है। अगर सेकंड 1000 के ऊपर तभी निकलेगा जब मार्केट में जब इनके रिजल्ट्स काफी अच्छे
इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। सेकंड, पॉलिसी बाजार ऑलरेडी मैंने कहा 900 950 के लेवल्स आपको 900 तक के लेवल्स आपको पॉलिसी बाजार में मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अवॉइड की लिस्ट में वैसे तो नायका मुझे अवॉइड की लिस्ट में डालूंगा। कंपनी अच्छी है पर स्टिल मुझे लग रहा है जो बेहतर विकल्प में रहना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी अवॉइड लिस्ट में मैं नायका, डिलीवरी और मेक माई ट्रिप ऐसे स्टॉक्स को डालूंगा। इवन जोमेटो को भी मैं अवॉइड लिस्ट में डालूंगा क्योंकि स्टॉक काफी बढ़ चुका है और करंट लेवल पे निवेश की राय नहीं है। अगर इन सभी स्टॉक्स में मैसिव गिरावट आती है, मैसिव करेक्शन आता है, तो जब आप जाके हो सकता है निवेश का सोच सकते हैं। क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी चल चुके हैं इसीलिए मैं अवॉइड की राय दे रहा हूँ। जहां तक पेटीएम पॉलिसी बाजार की बात है, मुझे लग रहा है अभी भी इन दोनों स्टॉक्स में मोमेंटम जारी रह सकता है। पेटीएम और पीबी फिनटेक यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। यहाँ पर पेटीएम में 1000 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे और नतीजों के बाद 1000 से ऊपर। पीबी फिनटेक में खरीदारी की सलाह है। यहाँ पर 900 के ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे हैं। 750 के आसपास का भाव अभी देखने को मिल रहा है। मेक माई ट्रिप, नायका, जोमेटो, इनको से अवॉइड करें। और अभी जिस रिपोर्ट की, मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट की बात कर रहे थे, वहाँ भी सर ये कहा गया है कि इन सब न्यू एज स्टॉक कंपनी में सबसे महंगी कंपनी जो है वो जोमेटो लग रही है। लेकिन वो बुलिश इसलिए है कि वहाँ पे प्रॉफिट में ग्रोथ दिख सकती है, लेकिन वहाँ पर भी उनको भी ये वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी दिखाई दे रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज आपने बहुत डिटेल में इन तमाम न्यू एज स्टॉक्स कंपनियां जो कि ट्रेंड में भी चल रही हैं, रिकवरी भी अच्छी देखने को मिल रही है, कुछ लोगों ने गंवाए भी पैसे बहुत हैं, कुछ लोग कमा भी बहुत रहे हैं, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए और बताने के लिए कि अभी करंट लेवल पे किन कंपनियों में पैसे बनाए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोई डिस्क्लोजर? देखिए, शुक्रिया विपुल जी मुझे इनवाइट करने के लिए इस खास शो के लिए। सेकंड डिस्क्लोजर यही रहेगा, ये सभी जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो जरूर हो सकते हैं। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में एक भी स्टॉक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो फॉर्मूला गुरु को यहीं समाप्त कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भी इन स्टॉक्स में ऊपरी स्तरों पर या कहीं पर भी फंसे हुए हैं या किसी और शेयर पे आपको लेकर के मन में कोई आशंका है, दुविधा है, तो हर रोज़ दोपहर 1 बजे हम जुड़ते हैं आपके साथ और अरुण जी जैसे तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं। वो आपकी तमाम प्रश्नों का निदान देते हैं। 9311211874 इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और रोज़ 1 बजे हमारे साथ जुड़िए और लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। फॉर्मूला गुरु अब के जाने का वक्त हो गया है, एक गुरु जा चुके हैं, मैं भी विदा लेता हूं आपसे। आप मनी 9 के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।